तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है, अब स्लेव कौन होते थे? जो मजदूर होते थे या जिनको बंदी बनाया जाता था। बिकमिंग फ्री के सिंबल्स क्या थे? एक तो ब्रोकन चेन और एक रेड कैप। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ब्लू कैप, व्हाइट कैप, रेड कैप, ग्रीन कैप। यहाँ पे ब्रोकन चेन्स का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, विच इज रेड कैप। ऑप्शन हमारे पास इसमें है, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप अमेरिका। अब हमने देखा था कि एक ट्रायंगुलर स्लेव चलता था, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास यूरोप, अमेरिका और जो थर्ड है वो कौन सा होता था? तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हु रोट एन इन्फिनिशियल पैम्पलेट, व्हाट इज द थर्ड ई स्टेट? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विच इज एबीसीएस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबियन क्लब? अब आपको पता होगा कि जैकोबियन संगठन जो थी हमारे पास, तो ये जो थी मोस्ट सक्सेसफुल क्लब में से एक था हमारे पास। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं वो कि कौन से पीपल थे जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं करा था, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते कि किन किन लोगों ने इसको ज्वाइन करा था। बेसिकली जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स थे हमारे पास, आर्टिशियंस थे, इन सब लोगों ने जैकोबियन क्लब को क्या करा था? ज्वाइन करा था। बट कौन थे जिन्होंने नहीं करा था? आर्टिशियन ने ज्वाइन करा था, शॉपकीपर्स ने ज्वाइन करा था, डेली वेजेस वर्कर ने ज्वाइन करा था, मैन विद प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन लोगों ने इस क्लब को ज्वाइन नहीं करा था, क्योंकि इसमें थर्ड ई स्टेट वाले लोग थे, और थर्ड ई स्टेट वाले लोग कैसे थे? पुअर पीपल थे, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दी थी, किसके अगेंस्ट? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट, अब मर्सीलेस था, ये क्या था? ये नेशनल एंथम था फ्रांस का, और इसको कंपोज किसने किया था? पोएट रॉगर ने। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1791 में, उसमें क्या हुआ था? जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे किसे दिए गए थे? ओनली टू द रिचर सेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के वो सेशन को जो कि क्या थे? अमीर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वाला क्वेश्चन हमने पहले ऊपर कर दिया था, तो इसका मैन विद प्रॉपर्टी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंग्लिशमैन हु ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1787 to 1789 and wrote the description of his journey was। इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है हमारे पास ऑथर यंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What was an e-state consisting of the lord lands and his mansion known as? So इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, manor। For a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer to qualify as an। So इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, elector। Now next question. Which symbol express the personification of law in France? पॉलिटिकल सिंबल्स में पढ़ा था कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ का सिंबल क्या था? विंग्ड वुमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस विच वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर एज दे मार्च इनटू द पेरिस, यानी नेशनल एंथम जो था फ्रांस का वो हमने देखा तो ऊपर क्या था? मर्सीलेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 21 September 1792 द मोनार्क वाज अबॉलिश्ड एंड द फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विच इज डेमोक्रेटिक। यानी 21 सितंबर 1792 जब मोनार्क को अबॉलिश कर दिया गया था, तो फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड फ्रॉम डैश वाज रेफर टू एज रीन ऑफ टेरर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिसको रीन ऑफ टेरर बोला जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 1793 टू 1794 का जो पीरियड था वो क्या था? रीन ऑफ टेरर। और मतलब इसमें जो फ्रांस को कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे वो थे हमारे पास रॉबस्पियर। ओके, और उनकी जो पनिशमेंट थी वो बहुत ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं खतरनाक थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा दहशत में रहते थे, और इन्होंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुलोटीन वॉज डैश। रॉबस्पियर की गवर्नमेंट आई थी जिनकी क्या थी? बहुत ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट होती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे? ये जो गुलोटीन था हमारे पास, ये क्या था? एक डिवाइस था कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड
विद विच अ पर्सन वॉज beheaded, यानी एक ऐसा डिवाइस था, ठीक है, जिसमें ऐसे दो पोल्स होते थे, आपने देखा होगा मूवी में, ऐसे दो पोल्स होते हैं और ऊपर ब्लेड लगी होती है, और ये डिवाइस था एक जो कि रॉबर्स फेयर के टाइम पीरियड पे उन्होंने यूज किया था, कि मतलब ये उसको उससे पनिशमेंट देते थे। इन विच ऑफ द बैटल वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा ईयर था जब नेपोलियन को डिफीट किया गया था। या नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाटरलू इन 1815, ठीक है। तो 1815 में वाटरलू जो बैटल हुआ था उसमें नेपोलियन जो थे वो हार चुके थे, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, रॉबर्स फेयर के जाने के बाद कोई भी जो था वो फ्रांस में रूल नहीं कर रहा था। जैकोबियन गवर्नमेंट के बाद जो पावर थी वो सारी की सारी सीज कर ली गई थी, और उसके बाद उन्होंने एक लेजिस्लेचर तैयार किया गया, लेकिन उसमें भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टर को अपॉइंट करा, ठीक है, और उन वो जो डायरेक्टर थे वो बेसिकली क्या थे, वो मिलिट्री से थे, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटर थे वो, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, और उन्होंने फिर आगे जाके रूल करा, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं क्लेवर थे, बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजेस करे कंट्री में। फिर एट द एंड जो आसपास की कंट्री थी वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी, उनको लग रहा था कि फ्रांस आगे ना निकल जाए, तो उन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे के खिलाफ प्लानिंग करी और उनको वाटरलू बैटल में हरा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच लेगेसी टू द वर्ल्ड। अब फ्रांस जो था वो क्या चाहता था, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, यही फ्रांस के लोगों को चाहिए थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ नेपोलियन। अब नेपोलियन को क्यों लेकर आया गया, क्या रीजन था कि नेपोलियन को संभालना पड़ा कंट्री को, बल्कि वो क्या थे, एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, ठीक है, याद रखना कि नेपोलियन क्या थे, मिलिट्री डिक्टेटर। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में हमने देखा था कि क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई थी, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, जितने मेंबर्स थे उसमें, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या थे, एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो चुकी थी कंडीशन, तो इसीलिए जो मिलिट्री के डायरेक्टर थे हमारे नेपोलियन बोनापार्टे, उनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब इज नोन एज, यानी जो जैकोबियन क्लब के मेंबर थे उन्हें क्या बोला जाता था। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब, तो लीडर का नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर, लोग तो उन्हें सेंट क्लूटोसिस बोला जाता था, यानी इसका मीनिंग क्या होता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेंच वुमेन वॉज डिमांडेड द राइट। अब आपने देखा था इस चैप्टर में कि मैन को बहुत ज्यादा चीजों में अब उनको फ्रीडम मिल चुकी थी, उनको वोट देने का अधिकार था, ठीक है, वो अपना सामान दूसरी स्टेट या दूसरी जगह जाके बेच सकते थे, बट अभी भी फीमेल को क्या करना पड़ता था, घर संभालना पड़ता था, उनकी शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। जो वुमेन्स थी बेसिकली उनमें कोई, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए थे, तो वुमेन ने भी अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ डिमांड रखी गई थी, तो उनकी डिमांड क्या थी कि वो भी वोट देंगी, ठीक है, उन्हें भी असेंबली वगैरह में इलेक्ट होने का हक होना चाहिए, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी रख सकती हैं, तो पॉलिटिकल ऑफिसेज वगैरह उनके भी होंगे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज लेजिस्लेटिव टू फ्री ऑल दी स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसी पोजीशन पास्ड। तो इसमें हमारे पास जो स्लेव थे, इस वाले पार्ट में हमारा था स्लेव ट्रेड के बारे में जब हमने देखा था, तो बेसिकली स्लेव ट्रेड जो था वो कब से स्टार्ट हो गया था, 17th सेंचुरी से, ओके, 17th सेंचुरी से स्लेव ट्रेड की जो बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि एक ट्रायंगल स्लेव ट्रेड चलता था अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ठीक है। इसमें क्या करा जाता था, दूसरी कंट्री में भेजा जाता था, वहां पे काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने देखा था कि जो काम था वो शुगर, कॉफी, इंडिगो प्लांटेशन वगैरह में, इन सारी चीजों के लिए पोर्ट किया जाता था जो स्लेव्स थे उनको। इसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा डिबेट वगैरह हुई, ठीक है, जिसकी वजह से फिर बाद में जाके 1794 में इन सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1794। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789, और 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वुमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट इन 1946। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और 1946 में जो फ्रांस की वुमेन थी उन्हें राइट टू वोट मिल गया था, यानी एक साल पहले। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। When was Napoleon Bonaparte known as the Emperor of the France? नेपोलियन बोनापार्टे को कब फ्रांस का एम्पीरियर घोषित करा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंपॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1718 and was the abolition of। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेंसरशिप। ओके, और जो बेस्टाइल था मैंने बताया था प्रिजन था, यानी वो जेल था फ्रांस का जिसको लोगों ने तोड़ा था। नेम टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। कौन से ऐसे दो इंडियंस थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस से आइडिया लिया? टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। सो हमने इस वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू के वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितने भी हमने सारे आज ही एमसीक्यू टॉपिक करे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अपने आंसर्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।